हेलो बच्चों, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। 11th क्लास का टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक इसी के ऊपर बेस्ड रहती है। जो आपकी केमिस्ट्री के आप 3 टाइप्स देख लेते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का, तो इनऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है वो 2 ही चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप इनके ऊपर पकड़ बना लेते हो तो आप ब्लॉक्स और दूसरे जो इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स बच जाते हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से ही पूछे जाते हैं। नीट की बात करें तो 7 से 9 क्वेश्चन आपको यहाँ से आराम से मिल जाते हैं। क्वेश्चंस की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, टॉपिक्स की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक इसके ऊपर बेस्ड है, पूरी इनऑर्गेनिक को कवर कर लेता है। पूरी इनऑर्गेनिक का बेस है आपके ये पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। अपन बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखो, डेफिनेशन को लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाती है। इट इज अ केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds two atoms oblique two ions। क्या कह रहा है? इट इज अ केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टू एटम्स ऑब्लिक आयन। कि भाई जब अपन देखते हैं कि 2 एटम्स जो आपस में मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रखा है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रखी है, यानी उनके बीच में एक तरह का केमिकल अट्रैक्शन है। उस केमिकल अट्रैक्शन से ही तो उन्होंने एक दूसरे के साथ कंपाउंड बना रखा है, मॉलिक्यूल बना रखा है, और उस अट्रैक्शन को ही अपन क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड नाम देते हैं। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन है, अगर किसी ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रखा है, अगर वो एक दूसरे के साथ कंपाउंड फॉर्म में है, इसका मतलब वो एक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। और उस केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही अपन क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड नाम देते हैं। और इस केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्डिंग बोला जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड is called केमिकल बॉन्डिंग। तो बहुत आसान है कि अगर 2 एटम्स, आयंस, कुछ भी जो एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म के अंदर हैं, इसका मतलब उनके बीच में एक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे कि वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। उस केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही अपन क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड नाम देते हैं। अपन एक टिपिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं कि एक टिपिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। हालांकि अलग अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं, उन सबकी फॉर्मेशन अलग अलग तरह की होती है, लेकिन अगर एक कॉमनली बात करें कि कॉमनली केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो उसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, एक ग्राफ से समझते हैं। टिपिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो, ग्राफ बनाने जा रहे हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी और एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के बीच में अपन क्या करने जा रहे हैं? ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सही है। जैसे कि मैं बात करता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं जो कि एक दूसरे से क्या है? कुछ डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। देखो, एक चीज यहाँ पे समझने वाली होगी, वो क्या है? अपन वैसे फिजिक्स के अंदर ये चीज यूज करते हैं कि अगर कहीं पर भी रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, और अगर कहीं पर भी अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो वो क्या करता है? उल्टा हो गया। रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। सही है।
क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यानी कि स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, और स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। और रिपल्शन है इसका मतलब वहाँ पे अनस्टेबिलिटी की कंडीशन है, यानी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। सही है। तो ये दो हाइड्रोजन के एटम है जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स के अंडर, अट्रैक्शन फोर्स के अंतर्गत एक दूसरे के पास लाता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये अट्रैक्शन फोर्स के अंडर आ रहे हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। धीरे 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 मैं एक दूसरे के पास लाता हूँ और इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है आपके पास जहां पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाता है कि इससे ज़्यादा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन पे जहां इनके बीच का अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली बात है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और स्टेबिलिटी क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी। तो वो जो पॉइंट है जहां पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी, यानी कि इनके बीच का अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, यानी इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, उस कंडीशन पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एक दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन लग जाता है जिससे कि एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम अट्रैक्शन की कंडीशन है। इस मैक्सिमम अट्रैक्शन के ऊपर ये एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं कि इनको ऐसे कोई आसानी से अलग नहीं कर सकता, और यहीं पर अपन मानते हैं कि एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्या हो जाता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यही वो पॉइंट है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का, मैक्सिमम अट्रैक्शन का, जहां पे आपको क्या मिलता है, बॉन्ड फॉर्मेशन मिलती है। अगर फर्दर आप इनको और एक दूसरे के पास लेके आते हो कोई आउटर फोर्स लगा के, तो चूंकि मैक्सिमम अट्रैक्शन को तो ये गेन कर चुके थे, अगर आप बाहर से और फोर्स लगाओगे तो अब इनका अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन इन दोनों के बीच में लग जाएगा, और धीरे धीरे वो रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी अचानक से ही तेज हो जाएगी और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसी कंडीशन के ऊपर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इससे पहले और इसके बाद इन दोनों कंडीशन के ऊपर इनका अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाता है, कहीं पे कम होता है या कहीं पे बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं रहता, या अपन नहीं कहते कि वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स आ किन किन वजह से रहे हैं, तो देखो सीधी सी बात है कि अपने पास दो एटम है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। अट्रैक्शन फोर्स का जो रीजन होता है वो होता है आपके पास इसका न्यूक्लियस और सामने वाले का इलेक्ट्रॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन और सामने वाले के न्यूक्लियस के बीच में भी क्या लगेगा, ऑब्वियसली बात है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये तो वो अट्रैक्शन फोर्स है जिसके अंतर्गत ये एक दूसरे के पास आते हैं, और जब ये एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे कि अब इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, अगर उसके बाद भी आप इनको पास लाओगे तो इनके न्यूक्लियस अब एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। और रिपल्शन फोर्स किससे डेवलप होगा, इनके न्यूक्लियस के एक दूसरे के ज्यादा पास आने की वजह से इनके बीच का ये रिपल्शन फोर्स अब डेवलप होगा, और रिपल्शन फोर्स के कारण की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अचानक से ही राइज हो जाएगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इस मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही होता है, जहां पे आपके पास अट्रैक्शन क्या मिलता है, आपको ज्यादा मिलता है, यहीं पर आपके बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है। आई बात समझ में। तो ये है आपके पास एक टिपिकल बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अब अपन बात करते हैं इसमें कौन कौन से टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और हर बॉन्ड की कैसे ओरिजिन होता है, ऑब्टेन कैसे होता है वो बॉन्ड, और किन किन थ्योरीज दी जाती है उन बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज, वो सब अपन बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। एक आता है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड, एक आता है आपके पास
आयनिक बॉन्ड, एक होता है आपके पास मेटालिक बॉन्ड, आपके पास आता है वंडरवॉल बॉन्ड, एक होता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक आएगा आपके पास डेल्टा बॉन्ड। सही है। डेल्टा बॉन्ड, लंदन बॉन्ड, ये वंडरवॉल के अंदर ही आ जाते हैं, कभी अलग पढ़ते हैं कभी साथ में पढ़ लेते हैं अपन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पास। कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपके पास, ये मेनली प्रेजेंट होता है बिटवीन टू नॉन मेटल्स। मेनली आपके पास दो नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा वही आपके क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। मेटालिक बॉन्ड बिटवीन टू मेटल्स, वंडरवॉल बॉन्ड मेनली बिटवीन नोबल गैसेस। बाकी ये हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह छोटे बॉन्ड हैं, ये जब इनकी पढ़ेंगे, इनकी बारी आएगी तो उसके अंदर ही देख लेंगे, इनकी अपनी कंडीशंस होती है। मेनली हाइड्रोजन जब हाई एन वाले एटम्स के बीच में अट्रैक्शन शो करता है तो वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में चले जाते हैं। सही है। कोवेलेंट बॉन्ड के अपन आगे दो और टाइप बताते हैं, एक होता है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन डी ब्लॉक के अंदर जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है उसके अंदर पूरा पढ़ते हैं। सिंपल बॉन्ड का मतलब ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे इस सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ आते हैं, जबकि ये एरो से जिस बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट करते हो ये आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर आता है। कैसे बनता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, सबकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेट वगैरह हर बॉन्ड की अपन बात करेंगे। सबसे पहले उठाएंगे अपन कोवेलेंट बॉन्ड को, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। देखो, बात करते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड की। पहले डेफिनेशन की बात करेंगे और फिर सीखते हैं किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़। हिंदी जाएगा, पूरा टॉपिक रहेगा, बड़ा टॉपिक रहेगा, अपन काफ़ी पार्ट्स के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो जितने भी इसके पार्ट हैं आप उन सब पार्ट को देखोगे वीडियो को, तो ही आपको ये बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझ आएगा। सही है। धीरे धीरे चीज़ें आएगी, काफ़ी नई टर्म्स आएगी, टर्म्स पहले आएगी, उनका एक्सप्लेनेशन बाद में आएगा, क्योंकि अपन पहले पोस्टुलेट्स वगैरह लिख देंगे, डेफिनेशन वगैरह लिख देंगे और फिर इंडिविजुअल हर टर्म के बारे में सीखेंगे कि उस टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो एक बार देखते रहो और सारे पार्ट देखोगे, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो ही आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। बीच में स्किप कर दिया तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाएगी और हो सकता है कि फिर आपको समझ में ना आए चीज़ों को। तो चीज़ें समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए आपको पूरे वीडियो इसके देखने पड़ेंगे, हर पार्ट इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है, आगे से आगे सीक्वेंस मिलती रहेगी और चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन दी जाती है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two non metals। अगर दो नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे होती है शेयरिंग वगैरह सबकी बात करेंगे, बस एक बार डेफिनेशन पढ़ते रहो, सीखते रहो चीज़ों को। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, they must be electron deficient। उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी आनी चाहिए, क्योंकि अगर उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, अगर उनके ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट होंगे तो सीधी सी बात है कि उनको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि नोबल गैसेस की आप बात करते हो कि उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती तो वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाते ही नहीं है, वो किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है।
तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना वहाँ पे जरूरी होगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और नॉन मेटल ये दो वर्ड इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे जो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं वो एटम कौन से ब्लॉक से रिलेट होंगे, वो एटम्स पी ब्लॉक से रिलेशन लगेंगे। तो अपन यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर ही आपके पास मैक्सिमम नॉन मेटल्स होगी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो। तो पी ब्लॉक के एटम्स के बीच में आपको किस बॉन्ड की फॉर्मेशन मिलती है, मेनली कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन मिलती है। यानी पी ब्लॉक के एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को समझने के लिए दो थ्योरीज प्रचलन में ज़्यादा रहती है। एक का नाम होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी, और दूसरी है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि एमओटी। तो ये वीबीटी और एमओटी ही दो थ्योरीज है जो कि आपको बताएगी कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। वीबीटी पुरानी थ्योरी है जबकि एमओटी नई थ्योरी है। तो नई और पुरानी दोनों, तो ऐसे नहीं है कि वीबीटी काम की नहीं है, वीबीटी ने भी काफ़ी चीज़ें अपने एक्सप्लेन की थी, काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया था, और जो चीज़ें रह गई थी उसको एमओटी ने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया। तो ये दोनों थ्योरीज मिलके ही एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को आपको समझाती है। सबसे पहले अपन उठाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यानी वीबीटी को। तो देखो, अगर मैं वीबीटी के बारे में बात करूं तो वीबीटी को पढ़ने से पहले आपको वीबीटी की कुछ शर्तों की पालना करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, अपन जब भी किसी की थ्योरी पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, तो अपन उसमें किंतु परंतु नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने जो किया अपन वही चीज़ तो पढ़ रहे हैं। अपन कोई नया एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे, कोई नया न्यूमेरिकल थोड़ी जो वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, अपन तो किसी की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो उस थ्योरी में जो पॉइंट्स हैं अपन उन पॉइंट्स को समझ रहे हैं। इसलिए जब भी किसी की थ्योरी पढ़ी जाती है, किसी के पोस्टुलेट्स देखे जाते हैं, तो उनको उसी वे में उसी हिसाब से सोच के पढ़ा जाता है। उसमें अपन लॉजिक नहीं लगा सकते कि हर थ्योरी की एडवांस थ्योरी हमारे पास है, हमें हर एडवांस थ्योरी की जानकारी होती है, इसलिए हमें सारी पुरानी थ्योरीज क्या लगती है, फालतू लगती है, बकवास लगती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि पुरानी थ्योरीज के टाइम, जब पुरानी थ्योरी उस साइंटिस्ट ने दी थी तो उस टाइम एडवांस थ्योरी थोड़ी थी। तो उस टाइम की चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही हमेशा पुरानी थ्योरीज को पढ़ा जाता है। तो वीबीटी को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है। वीबीटी ने क्या बताया था, वीबीटी ने बताया था कि अपन लास्ट में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की नेचर जो अपन बताते हैं वो वेव नेचर बताते हैं, क्योंकि श्रोडिंगर का मॉडल अपन लास्ट एडवांस मॉडल पढ़ते हैं, और श्रोडिंगर ने कहा था इलेक्ट्रॉन किस नेचर का होता है, वेव नेचर का। और वेव की अपन दो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक होती है आपके पास कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, यानी दो वेव अगर मिलेगी तो दो तरह से मिल सकती है। हो सकता है कि वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू मिले, और हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू मिले। बात करते हैं फिजिक्स के अंदर अपन वेव के अंदर कि ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये दो वेव्स हैं, मैं इन दोनों वेव को मिला रहा हूं तो ये दो तरह से मिल सकते हैं। ये अगर दोनों एज इट इज जुड़ रहे हैं तो इनकी जो जुड़ने के बाद कॉमन वेव मिलेगी वो इस तरह से पीक हाई मिलेगा। तो ये है आपके पास कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो आप डिस्ट्रक्टिव का मतलब तो अपने आप ही समझ जाओगे। तो अगर दो वेव इस तरह से आपस में मिल रही है, ये एक और दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, एक जैसे ही है सारे। तो अब इनका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी पीक्स आपको क्या मिलेगी, छोटी। वो डिपेंड करता है किसकी वैल्यू ज़्यादा किसकी वैल्यू कम। कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सब्सट्रैक्शन मिलेगा। दोनों वेव्स को मिला के जो पीक मिलेगी वो क्या मिलेगी, छोटी। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और ये है आपके पास डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। सही है। तो वीबीटी जो बेस्ड है, वीबीटी सिर्फ और सिर्फ इस कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग को ही मानती है, इसी के ऊपर बेस्ड है। वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग को कंसीडर नहीं करती, यानी वो सिर्फ और सिर्फ इस जुड़ने वाली, एडिशन वाली कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की बातें करेगी।
वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की बातें नहीं करेगी, यानी उसके हिसाब से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू ही होगा, वो डिस्ट्रक्टिव या फिर जीरो ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन को नहीं मानती। आई बात समझ में? तो वीबीटी को पढ़ने से पहले इस कंस्ट्रक्टिव के बारे में ध्यान रखना कि वीबीटी सिर्फ कंस्ट्रक्टिव पे बेस्ड है, डिस्ट्रक्टिव से उसको कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं कि इसने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे वीबीटी ने, यानी वीबीटी की थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े जाते हैं वीबीटी के सिद्धांत। देखो सबसे पहला सिद्धांत है वीबीटी का कोवलेंट बॉन्ड इज formed by overlapping between two unpaired electron containing orbitals। देखो समझो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स और क्या चीज, ओवरलैपिंग, यानी कि दो ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो जब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो उससे क्या होती है, आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देखो पोस्टुलेट्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितनी भी नई टर्म्स आएगी, जैसे पहली टर्म आई है ओवरलैपिंग, तो इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में। बस एक बार अपन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि वीबीटी ने क्या कहा था, फिर हर पॉइंट के अंदर जो भी चीज़ अपने लिए नई होगी, जो टर्म नहीं आएगी, उस टर्म को अपन अलग से एक्सप्लेन करेंगे पूरा। तभी मैं कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखोगे तो ही चीज़ें समझ में आएगी, वरना बीच में छोड़ दोगे यार क्या ओवरलैपिंग के बारे में तो बताया नहीं, यार सब चीज़ें बता देंगे, सब चीज़ें आएगी, लेकिन वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आएगी, एक साथ वैसे आसानी प्रकट नहीं हो जाएगी, वही एक बार में प्रकट हो गया। सही है? तो आपको चीज़ों को समझना है तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो पहला पोस्टुलेट ये था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप होंगे तो उससे क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सेकंड, इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट sufficient, then valency expansion takes place। कि अगर वहां पे जिनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है, फॉर एग्जांपल कि बॉन्ड 3 बनाने हैं लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दो के मिलेंगे तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब 3 बॉन्ड बनाना है तो सीधी सी बात है, वहां पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। तो 5 बॉन्ड बनाने हैं तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। अगर 5 नहीं है तो आप वैलेंसी एक्सपेंड करके, यानी कि आप पेड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करके आप वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकते हो और बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हो। कि अगर वैलेंसी सफिशिएंट नहीं है तो आप वहां पे वैलेंसी एक्सपेंशन कर सकते हो। ये इसका दूसरा पॉइंट है। इसका तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होने के लिए जा रही है ऑर्बिटल्स में, जरूरी नहीं है कि हर बार वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हों। कोई अपने s की p के साथ कर सकता है, कोई 2s की 3p के साथ करवा सकता है। यानी कुल मिला के जो दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो दो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं एक दूसरे के पास, जरूरी नहीं है कि वो हर बार सेम एनर्जी के हो। मैक्सिमम केसेस के अंदर तो वो आपको अनइक्वल एनर्जी के, असमान ऊर्जा के मिलेंगे। तो असमान ऊर्जा के अगर ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आएंगे तो वहाँ पे जो बॉन्ड्स भी आपको मिलेंगे वो सारे अलग अलग एनर्जी के बॉन्ड मिलेंगे। यानी सब बॉन्ड्स कैसे होंगे, डिफरेंट तरह के होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सेम बॉन्ड मिलते हैं, सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बना रहा है वो, कि अगर 5 Cl के साथ फॉस्फोरस बॉन्ड बना रहा है तो आपको बॉन्ड सेम मिलते हैं। मीथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड है तो वो चारों बॉन्ड एक जैसे मिलते हैं आपको, उनकी एनर्जी वगैरह सब सेम होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले, यानी ओवरलैपिंग से पहले,
एक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे होता है ऑर्बिटल्स में। हाइब्रिडाइजेशन से सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। फिर वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और जो बॉन्ड्स बनते हैं वो सारे क्या बनते हैं, इक्वल ही मिलते हैं। तो ओवरलैपिंग से पहले ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेम करने के लिए एक प्रोसेस कराया जाता है, उसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, इन मैक्सिमम केसेस energy of orbitals are not same, so before overlapping hybridization टेक्स प्लेस। क्योंकि अगर डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो बॉन्ड्स भी क्या बनेंगे, डिफरेंट तरह के बनेंगे, सेम प्रॉपर्टीज के बॉन्ड नहीं बनेंगे, डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगी। लेकिन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। जो भी बॉन्ड्स बनाता है एक कंपाउंड सेम एटम्स के साथ, फॉर एग्जांपल जैसे ये बन गया आपके पास CH4 बनता है मीथेन, तो यहाँ पे हालांकि ऑर्बिटल्स डिफरेंट काम में आते हैं, बात करेंगे इनकी आगे हाइब्रिडेशन के अंदर, एक बार बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी इन चारों बॉन्ड की एनर्जी वगैरह आपको क्या मिलती है, सब सेम मिलती है, बॉन्ड लेंथ वगैरह, क्योंकि ओवरलैपिंग से पहले यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से पहले अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे टेक्स प्लेस करता है, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये मेनली आपके पास 3 पोस्टुलेट्स थे पीबीटी के। पहला पोस्टुलेट कहता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप होंगे तो बॉन्ड बनेगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है तो आप वैलेंसी एक्सपेंड करके अनपेड इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सकते हो। और चूंकि बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं उनकी एनर्जी भी सेम है, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको एनर्जी डिफरेंस मिलता है। इसका मतलब सबसे पहले आपको एनर्जी को सेम करना पड़ता है, और एनर्जी को, ऑर्बिटल की एनर्जी को सेम करने का तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले, ओवरलैपिंग से पहले एक और फिनोमिना वहाँ पे होता है, उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन के बाद ही आपको क्या मिलता है, बॉन्ड फॉर्मेशन मिलता है। तो ये बात कही थी आपके वीबीटी ने। अब वीबीटी के इस पोस्टुलेट में जो 2 वर्ड हमारे सामने आए हैं, वो पहला तो है ओवरलैपिंग और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। कि अगर ये ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन मुझे समझ में आ जाए तो फिर मुझे ये पोस्टुलेट भी समझ में आ जाएंगे और फिर मुझे बॉन्ड फॉर्मेशन भी समझ में आ जाएगा। पर अभी मुझे ये लग रहा है कि भाई ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, लेकिन ओवरलैपिंग क्या होती है, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है, लेकिन ये सेम एनर्जी आती कैसे है, हाइब्रिडेशन से। और हाइब्रिडेशन ओवरलैपिंग पता नहीं, तो ओवरलैपिंग और हाइब्रिडेशन सीख जाओगे तो फिर ये वीबीटी के पोस्टुलेट भी आप आसानी से समझ पाओगे और बॉन्ड फॉर्मेशन भी आसानी से सीख जाओगे। तो ओवरलैपिंग और हाइब्रिडेशन की बात अपन इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। तो सारे पार्ट जो भी हैं इसके वो आपको देखने हैं, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। आई होप आपको ये वीबीटी के पोस्टुलेट्स और जो एक टिपिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन जो अपन ने लिया है वो आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिएगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा।